healthy, wealthy. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम हेल्दी वेल्दी। और मैं हूं आपका होस्ट अमित सिंह। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में। फ्रेंड्स, हाई ब्लड प्रेशर काफी सीरियस प्रॉब्लम है जो और कई प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, जैसे कि वीकनिंग ऑफ हार्ट, पार्शियल और कंप्लीट ब्लाइंडनेस, परसिस्टेंट हेडेक्स एटसेट्रा। दोस्तों, पहले ऐसा माना जाता था कि हाई बीपी से एल्डरली पीपल ही सफर करते हैं, लेकिन रिसेंट टाइम्स में देखा गया है कि हाई ब्लड प्रेशर इज कॉमन अमंग यूथ बिकॉज ऑफ लाइफ में मेंटल स्ट्रेस एंड टेंशंस आर इंक्रीजिंग टुडे। हाई ब्लड प्रेशर के अलार्मिंग सिम्टम्स हैं हर समय गिडी और अनईजी फील करना, हेडेक हार्ट तक जाता है, आंखों में एकाएक ब्लड रश, फीलिंग टेंस और हाई पैल्पिटेशन होने पर बीपी जरूर चेक करना चाहिए। इन सिम्टम्स को लाइटली नहीं लें। वन मस्ट कंसल्ट अ जनरल फिजिशियन। हाई ब्लड प्रेशर इज बिकमिंग अ कॉमन एलिमेंट अमंग पीपल। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि इट कुड बी हेरिडिटरी, वर्क और लाइफ रिलेटेड स्ट्रेस के अलावा डेली इनटेक ऑफ अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स एटसेट्रा भी इसके कारण हो सकते हैं। ओबेसिटी एंड टू मच इनटेक ऑफ सॉल्ट भी समटाइम्स कॉजेज द हाई ब्लड प्रेशर। एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ लीड करने के लिए वन मस्ट कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर। फिजिकल एक्टिविटीज जिनसे ब्लड नेचुरली पंप होकर हार्ट बीटिंग बढ़ाता है और अल्टीमेटली आर्टरीज में ज्यादा ऑक्सीजन फ्लो होता है। ज्यादा पानी पिएं, इनसे बॉडी फंक्शन ठीक रहता है। सॉल्ट इंटेक कंट्रोल करें। लोअर इंटेक ऑफ सोडियम आपको फिट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। इन सब प्रिकॉशंस के बाद भी अगर बीपी हाई रहे तो अपने जनरल फिजिशियन को जरूर कंसल्ट करें। दोस्तों, हाई बीपी से होने वाले कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि इट मेक्स द हार्ट वीकर एंड मे लीड टू हार्ट अटैक। कभी कभी इट मे डैमेज और मे कॉज कंप्लीट और पार्शियल ब्लाइंडनेस। बीपी हाई हो जाने पर रेगुलर हेवी हेड्स या हेडेक्स की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। इन शॉर्ट, हाई बीपी नीड्स टू बी केयर्ड फॉर द होल लाइफ। योगा इज ऑल्सो गुड फॉर टेकिंग केयर ऑफ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सो देर किस बात की, लेट्स मीट आवर योगा गुरु। आपको एक बहुत ही अद्भुत आसन बता रहे हैं। जिस प्रकार आपके शरीर में शक्ति है और प्रत्येक व्यक्ति अपने को बलवान पहलवान बनाना चाहता है, लेकिन वैसा करता कुछ नहीं। ये जरूरी है कि जैसा आचरण करेंगे वैसा आपका शरीर बनेगा। एक आसन है जो बड़ा महत्वपूर्ण है और सभी लोग करते भी हैं, उसको कहते हैं सिंहासन। सिंह के समान आसन करना, सिंह के समान आचरण करना, सिंह के समान व्यवहार करना बड़ा अद्भुत है। 2-3 लाभ होगा। सर्दी नहीं होगी, खांसी नहीं होगी, कफ नहीं इकट्ठा होगा। जो मैंने बताया कि कफ, पित्त, वायु, ये 3 प्रकार की बीमारी होती है लोगों की। इसी 3 प्रकार की बीमारी में जितनी भी बीमारियां हैं सब चल रही है। तो कफ से आप मुक्ति पा लेंगे। आपका लंग्स, फेफड़ा एकदम मजबूत हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। आपके फेफड़े में जो बहुत महीन छेद है जिससे हवा फिल्टर होती है, तो इस सिंहासन में फेफड़ा को भी काफी बल मिलने लगता है। फेफड़ा में, पूरे फेफड़े में लगभग 8 करोड़ छेद हैं आपके फेफड़े में, उससे हवा को पास करना चाहिए। तो सिंहासन जब करेंगे आप तो काफी हवा का आदान प्रदान होगा, जीभ आपको ठीक रहेगी और गला ठीक होगा। जो गायक लोग हैं, गाने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी आसन है। तो अभी करके आपको दिखाते हैं। दोनों पांव को ऐसे करके बीच में हाथ स्थिर कर लें और सिंह की मुद्रा में बैठें। सर को उठावें, जीभ को बाहर निकालें। आवाज करें, कंठ से आवाज निकलनी चाहिए।
जीभ को बाहर रखें। 2, 3, 4 बार जितनी बार आप कर सकते हो करें, फिर विश्राम मुद्रा में बैठ जाएं। प्रत्येक योग के अंत में विश्राम मुद्रा में जरूर बैठ जाना चाहिए। शरीर पर स्ट्रेस बहुत पड़ता है। अगर ईमानदारी से आप योग कर रहे हैं तो जिस अंग के लिए योग कर रहे हैं उस अंग को स्ट्रेस बहुत पड़ता है, तो उसको सुस्ताने का मौका भी दें। आप देखेंगे कि थोड़े दिनों के बाद आपके भीतर की जितनी विकृति है यह सांस की हवा के माध्यम से बाहर निकल गई और आपका पेट, आपकी छाती, आपका लंग्स एकदम हल्का फुल्का हो गया। हवा को सांस के माध्यम से लेने में कंजूसी करते हैं और पूरे शरीर में ऑक्सीजन नहीं जा पाता। मेरी तो आपसे प्रार्थना है, अनुरोध है कि आप स्वस्थ रहें, तभी इस योग का जो कार्यक्रम है उसको हम लोग सफल मानेंगे। आपको अधिक से अधिक लाभ हो, ऐसी मंगल कामना परमात्मा से आपके प्रति मेरे मन में है। दोस्तों, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में ओबेसिटी एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट प्ले करती है। इस वजह से आजकल बहुत यंग चिल्ड्रन भी आर प्रोन टू हार्ट रिस्क। इसका मेन कारण है टू मच इनटेक ऑफ जंक फूड, आउटडोर गेम्स कम होना, मोर टाइम स्पेंट ऑनलाइन एंड वॉचिंग टीवी फॉर लॉन्ग आवर्स। ऐसा भी देखा जाता है कि बोर्ड एग्जाम्स के आसपास किड्स पुट अप वेट इन ह्यूज क्वांटिटी। आर्टरीज में अर्ली एज में ही प्लेक जमा होना शुरू हो जाता है। ब्लड वेसल्स में फैट डिपॉजिट की वजह से दे गेट रिस्क ऑफ हैविंग डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड हार्ट डिजीज। इसलिए पेरेंट्स हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट द वेलफेयर एंड फिजिकल फिटनेस ऑफ किड्स। वेदर इट इज किड और एन एडल्ट, फिजिकल फिटनेस तो सभी के लिए बहुत जरूरी है। जाहिर सी बात है, इट्स टाइम टू गो टू जिम। मतलब जागरूक हो रहे हैं आजकल सेहत के लिए। मेन उसका रीज़न डाइट है। पहले लोग खाते थे और जो लोग अब खाते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। आजकल पैक्ड फूड लोग बहुत एंजॉय करके खाते हैं, जो अननोइंगली उनको पता ही नहीं है बेसिकली हाउ टू ईट एंड व्हाट टू ईट। डाइट ही 70% रीज़न है आपके हेल्दी रहने का, रेस्ट 30% बिलोंग्स टू एक्सरसाइज। डाइट पर ही ध्यान देना चाहिए मैक्सिमम, क्योंकि एक्सरसाइज जिम जाने के लिए शायद हर किसी के पास टाइम ना हो, बट डाइट कैन मैनेज। आजकल सिर्फ बड़े शहरों में ज़्यादा जागरूकता है इसको लेके, क्योंकि जिम है वहाँ, एंड लोग जो ऑफिस जाते हैं उन्हें पता रहता है कि मतलब देयर सो मच, मतलब इतना स्ट्रेस है, उनकी बॉडीज़ आर गोइंग हेवायर। तो आई थिंक बट स्टिल अभी एक लोअर लेवल पे पीपल नीड टू बी मोर अवेयर। उनके खाने पीने की आदतें नीड टू चेंज। आज के टाइम में हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, अपना स्ट्रेस से दूर रहना है तो ज़रूर एक्सरसाइज कीजिए, जिम में आइए और सारी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा आपको। आजकल के टाइम में डायबिटीज़ और दुनिया भर की जो प्रॉब्लम है वो सारी दूर हो जाती हैं। और वर्कआउट ज़रूर कीजिए, कार्डियो कीजिए, जिससे कि आपकी हेल्थ बढ़िया रहे। और अच्छी डाइट खाइए, अच्छे सेहत की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि यही सब वेल्थ है, यही सब कुछ है और ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। जिम हेल्प्स इन कीपिंग बॉडी फिट और रेगुलर एक्सरसाइज से बॉडी का शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है। एक्चुअली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड के कार्बोहाइड्रेट शुगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनमें से एक है ग्लूकोज। यह है बॉडीज प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी। फूड डाइजेशन के बाद ग्लूकोज सीधे ब्लड स्ट्रीम में जाता है, लेकिन ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम सिर्फ इंसुलिन के साथ ही जा सकता है। खाना खाने के बाद ब्लड शुगर कॉन्सेंट्रेशंस राइज होती हैं और पैनक्रियाज रिलीजेस इंसुलिन ऑटोमेटिकली, जिससे ग्लूकोज ब्लड सेल्स में एंटर कर जाता है। जैसे जैसे ग्लूकोज सेल्स में मिलता जाता है, ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल हो जाता है। बॉडी के ब्लड ग्लूकोज लेवल्स फ्लक्चुएट थ्रू आउट द डे। डिसऑर्डर इन ब्लड शुगर लेवल क्रिएट्स द प्रॉब्लम, जिसे आम भाषा में डायबिटीज कहा जाता है। डायबिटीज इज अ प्रॉब्लम जिसको सीरियसली लेने की जरूरत है।
चलिए आज हम डायबिटीज से रिलेटेड कुछ डिटेल्स जानने के लिए मिलते हैं डॉक्टर से। सो ओवर टू डॉक्टर अजय अजनानी। डायबिटीज़ यानी मधुमेह एक क्रॉनिक इलनेस है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जिसमें हमारे रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है आजकल, और क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल में इसकी एपिडेमिक प्रोपोर्शंस में जो बीमारी है वो हमारे हिंदुस्तान में पाई जाती है। शुगर एक इम्पॉर्टेंट फ्यूल है, यानी कि ईंधन है, जिसको बर्न करके हमारी बॉडी कैलोरीज बनाती है, जो कि कैलोरीज हमारे पूरे जो शरीर है और उसके विभिन्न अंग है उनकी क्रिया के लिए बहुत ही ज़रूरी ईंधन है। जब शुगर कम हो जाती है तो दो तरह के सिम्टम्स आते हैं। एक तो हम बोलते हैं एड्रेनर्जिक सिम्टम्स, एक बोलते हैं हम न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स। एड्रेनर्जिक सिम्टम्स का मतलब है कि जो हमारी एड्रेनर्जिक नर्व्स होती हैं वो स्टिमुलेट हो जाती हैं, तो पेशेंट को या जो मधुमेह का रोगी है या कोई और रोगी को भी अगर शुगर कम हो जाए तो उनको पैल्पिटेशन यानी धड़कन होती है, पसीना आता है, घबराहट होने लगती है और कुछ खाने का दिल करता है। इसके अलावा अगर ये शुगर और भी कम होने लगे तो सर दर्द हो सकता है, किसी को सीज़र भी हो सकते हैं, उनका बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाता है और कई बार तो वो कोमा में भी जा सकते हैं। जब शुगर हाई होती है, जब हम बोलते हैं कि डायबिटीज़ हमारी अनकंट्रोल्ड है, उसकी वजह से पेशाब का बार बार आना, ज़्यादा प्यास लगना, भूख ज़्यादा लगना और वज़न कम होना, और कुछ हमारे जेनिटल इन्फेक्शंस होते हैं वो होने लगते हैं। ये इसके क्लासिकल एक्यूट सिम्टम्स हैं शुगर के। और अगर शुगर बहुत देर तक ज़्यादा रहे तो हमारे विभिन्न अंगों में क्रॉनिक विकार आने लगते हैं, जिसको हम कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं, जैसे आइज़ में हो सकता है, किडनी में हो सकता है, हार्ट में हो सकता है, नर्व्स में हो सकता है। इस तरह के क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन है जो कि डायबिटीज़ को एक तरह का बहुत ही सीरियस इलनेस बनाते हैं। जो डायबिटीज़ दो तरह की होती है, एक तो बोलते हैं हम टाइप 1 डायबिटीज़ जो अधिकतर बच्चों में पाई जाती है, और टाइप 2 डायबिटीज़ जो अडल्ट में पाई जाती है, और आजकल देखा गया कि इवन वो जो बड़े बच्चे होते हैं या टीनेजर्स होते हैं उसमें भी देखी गई है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उसमें जेनेटिक कंपोनेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, और फैमिलीज़ में पेरेंट्स को है या ब्रदर सिस्टर्स को है तो इसका रिस्क काफ़ी गुना बढ़ जाता है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जिसमें टोटल इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है, उसमें जेनेटिक्स का रोल टाइप 2 के मुकाबले कम होता है। हाँ, जो मैंने अभी बताया, जो क्लासिकल सिम्टम्स डायबिटीज़ के वो होते हैं, वो होता है कि आपको बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ना, आपको प्यास ज़्यादा लगना, आपका वज़न कम होना शुरू हो जाना, आपको कुछ जेनिटल या यूरिनरी इन्फेक्शन होना, तब ये सिम्टम्स है डायबिटीज़ के, जिससे शक पड़ता है। और लेकिन काफ़ी बार देखा गया है कि पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं हो और बिना सिम्टम्स के भी डायबिटीज़ हो सकती है। इसलिए जो भी हाई रिस्क सब्जेक्ट्स हैं, हाई रिस्क का हमारा मतलब है जिनकी फैमिलीज़ में डायबिटीज़ है, जो मोटापे से पीड़ित हैं, जिनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम है, इन लोगों को भी शुगर टेस्ट अपना कर लेना चाहिए। बीन्स आर हाई इन रेजिस्टेंस स्टार्च। बीन्स से ब्लड शुगर लेवल रिड्यूस होता है, जो फैट्स बर्न करने में हेल्प करता है। हमारे कई सारे व्यूअर्स डायबिटिक पेशेंट्स हैं या फिर डायबिटीज से रिलेटेड उनकी क्वेरीज हैं, इसलिए उनकी क्वेरीज सॉल्व करते हैं अपने सवाल जवाब सेगमेंट में। हमारा पहला सवाल है अनीता का हल्द्वानी से। ये पूछती हैं, क्या टेंशन की वजह से भी डायबिटीज हो सकती है? तनाव की वजह से डायबिटीज़ प्रेसिपिटेट हो सकती है, और तनाव की वजह से डायबिटीज़ का कंट्रोल भी मुश्किल हो सकता है। दूसरा सवाल पूछते हैं अरविंद बरेली से। ये पूछते हैं, क्या डायबिटीज से बॉडी के बाकी ऑर्गन्स भी इफेक्ट होते हैं? बिल्कुल, डायबिटीज़ का ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर है वो यही है कि हमारे वाइटल ऑर्गन्स इफेक्ट हो सकते हैं, आइज़ को इफेक्ट कर सकती है, और डायबिटीज़ जो है सबसे कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, एक से कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस में से है। इसी तरह किडनी इफेक्ट हो सकती है, और डायलिसिस में भी सबसे ज़्यादा पेशेंट डायबिटीज़ वाले पाए जाते हैं। न्यूरोपैथी यानी नर्व्स को इफेक्ट करे तो पैरों को भी जख्म का खतरा रहता है, और जो नॉन ट्रॉमेटिक एम्पुटेशंस होते हैं पैरों के या टांगों के, वो भी डायबिटीज़ वाले पेशेंट में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे हृदय की रोग है वो भी बाकी लोगों के मुकाबले जिनको शुगर नहीं है 2 से 4 गुना ज़्यादा पाया जाता है। इस तरह ये शरीर के प्रत्येक वाइटल अंग को अफेक्ट कर सकता है।
डॉक्टर साहब, हमारा अगला सवाल है कि बॉडी का नॉर्मल शुगर लेवल कितना होता है? आमतौर पे जो हमारे नॉन डायबिटिक सब्जेक्ट या नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें फास्टिंग शुगर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होती है और खाने के 2 घंटे बाद की शुगर जो है 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होती है। जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनमें फास्टिंग शुगर 126 या उससे ज़्यादा पर मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है और अगर हम उनको ग्लूकोज लोड दें तो ये 200 से भी ऊपर हो जाती है। इस अवस्था को हम डायबिटीज़ कहते हैं। जिनकी शुगर इन दोनों के बीच में होती है उनको हम प्री डायबिटीज़ और एट रिस्क फॉर डायबिटीज़ कहा जाता है। जैसे किसी की फास्टिंग शुगर 101 से 125 हो गई तो हम उनको बोलेंगे कि उनको डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा है। स्लाइड ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाने से इट इंक्रीजेस हार्ट डिजीजेज रिस्क। 1/3 ऑफ कम्युनिटी हॉस्पिटल्स के ज्यादा पेशेंट्स में हाई ब्लड शुगर कॉन्सेंट्रेशन पाई जाती है। शुगर लेवल के अनुसार अ पर्सन में फील फैटीग, लाइट हेडनेस, ब्लर्ड विजन, हेडेक या वीकनेस। इसलिए ब्लड शुगर रेगुलरली चेक कराते रहना चाहिए। प्रॉपर डाइट से डायबिटीज को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। जरूरत है बैलेंस डाइट की। अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसेंशियल फूड्स को बैलेंस डाइट कहा जाता है। फॉर अ हेल्दी बॉडी द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फूड्स आर नेसेसरी। एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि ग्रेन्स और साथ में फैट्स एंड ऑयल्स एटसेट्रा। बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जा सकता है प्रोटीन जैसे कि मीट, फिश, मिल्क और दालें एटसेट्रा। हेल्थ प्रिजर्विंग फूड है विटामिन्स एंड मिनरल्स सच एज फ्रूट्स। वाटर सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है और रफेज जैसे कि वेजिटेबल्स। तो बैलेंस फूड खाएं और रहिए फिट एंड तंदुरुस्त। तो आज की हेल्थ टिप्स में वी विल डिस्कस अबाउट फूड जो हमें ब्लड शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो ये हर तरीके की पेट की बीमारी के लिए जो फाइबर है वो लेना ज़रूरी है। पर हाँ, कई बीमारियां होती हैं जैसे अल्सर्स हो जाते हैं कई लोगों को पेट के अंदर, तो उन लोगों को डॉक्टर से सलाह लेकर ये लेना चाहिए। पर जैसे पाइल्स हैं, हेमोरॉयड्स हैं या फिर पेट की कॉन्स्टिपेशन जैसे मैंने बोला, ये सारी बीमारियों में हमें फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेना है और 25 ग्राम से अबव हर रोज़ फाइबर लेना ज़रूरी होता है। इसके लिए कम से कम हमें 500 से 700 ग्राम फल और सब्जियां हर रोज़ इस्तेमाल करने चाहिए, सलाद के फॉर्म में, सब्ज़ी के फॉर्म में। लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा गला देना, बिल्कुल पूरी तरह स्टीम कर देने से नहीं, उन्हें थोड़ा सा रॉ फॉर्म में लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर फलों का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। अगर हम उम्र के हिसाब से खाने की बात करते हैं तो जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे अच्छा उसके लिए माँ का दूध रहता है 6 महीने की उम्र तक। लेकिन 6 महीने के बाद उसकी शरीर की ज़रूरतें बढ़ जाती हैं, यानी कि उसकी शारीरिक बढ़ोतरी के लिए, उसकी मानसिक बढ़ोतरी के लिए, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उसे ज़रूरत होती है और पोषक तत्वों की, जो कि माँ के दूध में पूरी तरह नहीं मिल पाती हैं। हालांकि साथ साथ माँ का दूध भी लेना ज़रूरी है, लेकिन धीरे धीरे उसे और अन्य आहार बाहर के भी देने पड़ते हैं ताकि उसकी शारीरिक ज़रूरतें पूरी हो सकें। ये जो पीरियड है इसे वीनिंग कहते हैं कि माँ के दूध से धीरे धीरे हटाकर उसे अन्य आहार पर डाला जाए। सबसे पहले उसे कार्बोहाइड्रेट आहार पे छोटे बच्चे को शुरू करना चाहिए। जो 6 महीने का बच्चा है उसे सबसे पहले देना चाहिए चावल, जो लोग चावल खाते हैं, और आलू दे सकते हैं। लेकिन एक दिन में एक ही आहार शुरू करें और वो भी बहुत कम मात्रा में, क्योंकि छोटा बच्चा बहुत थोड़ी मात्रा में ले पाएगा। इसके अलावा फलों का जूस उसे देना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा 1 चम्मच जितना शुरू करें, 4-5 बूंद शुरू करें। जैसे अनार का जूस दे सकते हैं, संतरे का जूस दे सकते हैं, क्योंकि जिन चीज़ों की कमी माँ के दूध में रहती है वो होती है विटामिन सी और आयरन। ये 2 चीज़ें कि माँ के दूध में कमी रहती है, तो ये हमें बाहर से देने ज़रूरी होते हैं। ये चीज़ें हम धीरे धीरे उसके खान पान में इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने चावल बोला लेकिन गेहूँ नहीं बोला, सूजी नहीं बोला। वो इसलिए क्योंकि आजकल देखा गया है कई तरह की एलर्जीज़ बच्चों में शुरू हो जाती हैं, और जो छोटा बच्चा है उसके लिए
ये चीज़ें पचाना थोड़ा मुश्किल रहता है। उसके इंटेस्टाइन्स अभी डेवलप नहीं हुए होते हैं, पूरी तरह बने नहीं होते हैं, जो कि धीरे धीरे 1 साल 1.5 साल की उम्र तक बनते रहते हैं और 1.5 साल की 18 महीने की उम्र में ये पूरे हो जाते हैं। सिनेमन या दालचीनी शुगर मेटाबोलाइज करने में हेल्प करती है। दिन में 1/4 स्पून सिनेमन पाउडर रिड्यूसेस ब्लड शुगर लेवल्स एंड 10 to 25% तक कोलेस्ट्रॉल कम करता है। ग्रेपफ्रूट इंसुलिन लेवल्स कंट्रोल करता है और ब्लड शुगर रेगुलेट करता है। कोकोनट ऑयल इज हाई इन मीडियम चेन ट्रेसिल ग्लाइसेरॉल्स। ये केमिकल कंपाउंड बॉडी फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वाटरमेलन ऑल्सो हेल्प्स इन वेट लॉस। इसमें पाया जाने वाला अमीनो एसिड अर्जिनाइन बॉडी के फैट एंड ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन बढ़ा देता है। तो दोस्तों, आज की एपिसोड में इतना ही। फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक्स के साथ विद मोर इंफॉर्मेशन एंड कुछ और हेल्दी बातों के साथ। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। लेकिन आज की टिप, ट्राई टू ईट फूड्स दैट आर लेस प्रोसेस्ड एंड आर मोर नेचुरल। नमस्कार। healthy wealthy